जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट की क्लास जो है अभी तक चल रही थी। 2 क्लास हो गई है कॉन्सेप्ट की। आज तीसरी क्लास हम लोग देखेंगे। ठीक है, तीसरी क्लास में जैसा कि ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ा रहे थे, ट्रायंगल में मतलब एंगल के ऊपर। ठीक है, आज इसमें थोड़ा सा है, इसको पढ़ाने के बाद में फिर उसको साइड को लेकर पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब अभी जो पढ़ा रहे थे वो एंगल के आधार पर सब कुछ पढ़ा रहे थे। जितना भी एंगल के आधार पर जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने बता दिए हैं, बस थोड़े से और हैं। उसके बाद में भुजा के आधार पर फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए पहली बात जो पढ़ाया था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ट्रायंगल में पहली बात तो ये हमने बताया था कि त्रिभुज किसे कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, या सी हो गया। पहली बार बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। 2 मिनट में रिवाइज कर लो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। एक बात हमने और बताया था, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है, ये किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है वो आंतरिक 2 सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है, तो थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, ये भी हमने पढ़ा दिया था। उसके बाद में इसी के बेस पे हमने बताया था कि जब कभी भी मतलब समबाहु त्रिभुज हो तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, और प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ये भी हमने पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद में समकोण तो पता ही होगा कि एक कोण कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, ये सब जो पहले पढ़ाए थे वही 2 मिनट में जो है रिवाइज करवा देते हैं। उसके बाद में सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें चल रहा था कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये तो सब बेसिक था। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या था, हमने कहा था कि जब किसी त्रिभुज में 2 मिनट देखो, जब किसी त्रिभुज में मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, जब किसी त्रिभुज के 2 आंतरिक कोणों का समद्विभाजक किया जाता है, मान लो इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक, ये मान लेते हैं पी, तो ये कोण क्या होता है, ये होता है 90 प्लस एंगल a/2। ये क्या है, शीर्ष कोण। ये क्या है, शीर्ष कोण। ये होता था एक। और जब यही मतलब बाह्य है, मतलब ये तो आंतरिक जो है एंगल बाइसेक्टर था। ठीक है, लेकिन जब इसी को एक्सटर्नल या बाह्य कर देते हैं तो वो हो जाता है 90 माइनस एंगल a/2 हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा हमने पढ़ाया था। बाय मतलब जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसको बढ़ा दो, इसको अब इस एंगल का बाइसेक्टर कर दो, तो यहाँ पे मिला दो, इन दोनों को यहाँ मिला दो, तो ये कोण जो आता था ये P, तो ये होता था 90 माइनस a/2। ये पढ़ाया था। एक इसी में हमने क्या बताया था कि जब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिक्स हो, मतलब ये इसका आंतरिक समद्विभाजक भी किया जाए और इसका बाह्य समद्विभाजक भी किया जाए एक ही ट्रायंगल के उसी कोण का। मान लो ये कोण ये है, ये B है। ठीक है, या उसके बाद में जब इन दोनों का योग जो होता था वो 180 होता था। ये भी हमने पढ़ाया था। पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब जब इंटरनल बाइसेक्टर किया जाता था तो 90 प्लस a/2 हो जाता था, और एक क्या है, शीर्ष कोण है। और जब एक्सटर्नल किया जाता था तो 90 माइनस एंगल a/2 हो जाता था, और जब दोनों को मिक्स जो है पढ़ाए थे तो वो होता था 180। इन दोनों का योग मतलब इंटीरियर जो बाइसेक्टर बनता था, एक्सटीरियर जो बाइसेक्टर बनता था, उन दोनों का योग कितना होता था, 180। ये हमने पढ़ाया था। ठीक है, एक हमने और पढ़ाया था कि जब एक एक्सटर्नल ले लो और एक क्या ले लो, इंटरनल ले लो। जैसे ये समझो, इस कोण, ये इस एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर हम कर दिए यहाँ पे, ये कोई ए मान लो, और ये देखो इस एंगल का, जैसे अभी तक इसका हम करते थे ये इंटरनल, इसी का हम बाह्य किए थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एक्सटर्नल कर दे रहे हैं, मतलब ये देखो एक एक्सटर्नल कर दिए और एक इंटरनल, इन दोनों को आपस में मिला दो। जहाँ पे मिला ये थीटा, ये जो कोण होगा वो इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसका जो थीटा था तो ये क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। ये हमने पढ़ाया था। उसके बाद में हमने कहा था एक परपेंडिकुलर हो और एक क्या हो, इंटीरियर बाइसेक्टर हो। तो इसी प्रकार ये सब बताया गया था, तो इसका थोड़ा रिवाइज भी हो गया आप लोगों का। ये सब थ्योरम अगर याद रहेगी तभी क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, जब कभी भी आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन के बारे में पढ़ना हो तो कुछ करना नहीं है, केवल सीधे आप एक कॉन्सेप्ट को देख लो, इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को देख लो, उसके बाद में चैप्टर को, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, देखो उसके बाद में इसमें थोड़ा अभी बाकी था देखना, जैसे कि ये एंगल बाइसेक्टर तो पढ़ा ही रहे थे थ्योरम, तो एंगल बाइसेक्टर में ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्टर तो हो गया था, मतलब त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं तो 2 कोण का बाइसेक्ट करके हमने बताया था। ठीक है, लेकिन यही बाइसेक्टर अगर ट्रायंगल में ना होकर चतुर्भुज में दे दिया जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए 2 कॉन्सेप्ट है, बस केवल 2 कॉन्सेप्ट, उसको हम सीख लेते हैं। जैसे कि समझना आप लोग, मान लो ये कोई चतुर्भुज है। ठीक है, ये A है, ये B है
और ये सी है, ये डी है। ठीक है भैया, देखो अभी तक एंगल में बाइसेक्टर हमने पढ़ाया था, ये भी थ्योरम है। ठीक है, ये जो अभी तक इसके पहले बताया था वो हमने रिवाइज करा दिया, वो सब पढ़ा दिए पिछले क्लास में। ठीक है, ये देखो अगर अभी बाइसेक्टर ही चल रहा है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ही अभी चल रहा है, लेकिन ये बाइसेक्टर का मतलब अभी तक आप लोगों ने बाइसेक्टर को हमेशा उसमें ट्रायंगल में देखा होगा। इसके पहले जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए हैं सब ट्रायंगल में बाइसेक्टर पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन अगर यही बाइसेक्टर, जैसे ट्रायंगल में दो एंगल का बाइसेक्टर किया जाता था, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिक्स, ठीक है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, ये हुआ था ना, तो वैसे अगर ये बाइसेक्टर ट्रायंगल में ना होकर चतुर्भुज में कर दिया जाए, कोई भी चतुर्भुज हो, इससे आपसे मतलब नहीं है। चतुर्भुज कोई भी, यहाँ पे वर्ग, स्क्वायर या जो है ट्रिपेजियम, इसका कोई मतलब नहीं। कोई भी चतुर्भुज मतलब चार भुजा हो। ठीक है, जैसे वहाँ ट्रायंगल में 3 भुजा थी, वैसे यहाँ जो है चतुर्भुज में 4 भुजा। कोई भी चतुर्भुज हो उसमें अगर किन्हीं 2 एंगल का बाइसेक्टर किया जा रहा है, मतलब इंटरनल बाइसेक्टर, मान लो इसका इंटरनल बाइसेक्टर ये हो गया, इसका इंटरनल बाइसेक्टर ये हो गया, ये भैया बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, ये दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है। ठीक है, मतलब कि ये चतुर्भुज में अगर बाइसेक्टर किया जाए, ये मान लेते हैं P, तब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एंगल DPC ये क्या हो जाएगा, देखो 2 एंगल का बाइसेक्टर किया जाएगा, इसके बाद जो दोनों एंगल बच रहे हैं उन्हीं के योग का आधा कर दो बस, एंगल A प्लस एंगल B अपान क्या हो जाएगा 2। ये था ये वाली थ्योरम। ठीक है, चतुर्भुज में ये थ्योरम, तो इसको याद रखेंगे। अगर यहाँ लैंग्वेज आप लोग को लिखना हो तो लिख लो। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज में अगर 2 आंतरिक कोणों का समद्विभाजक किया जाए तो उन दोनों समद्विभाजक को मिलाने से जो कोण बनता है, उस कोण का मान जो होता है चतुर्भुज के शेष अन्य दोनों कोणों के योगफल का आधा होता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर यहाँ लैंग्वेज आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, हमें लिखवाए नहीं है, बस केवल बना दिए हैं। अगर आपको लिखना हो तो ऐसे लिख लो कि किसी भी चतुर्भुज के जब किन्हीं 2 आंतरिक कोणों या किन्हीं 2 कोणों का समद्विभाजक किया जाता है या आंतरिक समद्विभाजक किया जाए, तो उनके समद्विभाजक को मिलाने से जो कोण बन रहा है, इस कोण का मान जो होता है वो चतुर्भुज के शेष अन्य दोनों कोणों के योग का आधा होता है। ठीक है, ये था इसमें कि जब मतलब चतुर्भुज में बाइसेक्ट किया जाए तब। इसकी प्रूविंग अगर चाहो तो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा जो है टफ नहीं है। देखो बाकी कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसकी प्रूविंग, लेकिन अगर प्रूव करना हो तो हम बता दे रहे हैं, आगे कुछ है नहीं। ये कोण कितना है, ये मान लो D है तो ये आधा D/2, ये D/2 हो जाएगा, ये C/2, ये C/2 हो जाएगा, हाफ हाफ। ठीक है, आगे एक बार हम ट्रायंगल लेंगे PDC, इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, प्रूविंग देख लो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। जैसे अगर हम, ये हो जाएगा भैया आपका D/2 और ये क्या हो जाएगा D/2, बाकी प्रूविंग कोई मतलब नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं। तो अगर हम ट्रायंगल लेंगे PDC में तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश, मतलब एंगल P प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, कुछ करना नहीं, एंगल P ये तो है ये, और ये D वाला मतलब ये एंगल, ये तो ये हो जाएगा D/2 और ये क्या हो जाएगा एंगल हो जाएगा C/2 इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बस थोड़ा सा बताएंगे, आप जो है करना होगा तो कर लेना। 180 और ये माइनस क्या हो जाएगा एंगल D/2 और ये माइनस एंगल C/2। अरे भाई इधर प्लस में था उधर क्या माइनस में, इतना आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब जानते हो चतुर्भुज की, कोई भी चतुर्भुज हो, सबके आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है बताओ, सबके आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है, होता है। यहाँ से हमें मान क्या चाहिए, अगर हमें ये मान मिल जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे D और C को ढूंढना है, कुछ मत करो, सब में 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सब में 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा। यहाँ से अब आपको देखो, चलो कर ही दे रहे हैं, यहाँ से एंगल A, और एक बात और, हमको P चाहिए, तो यहाँ से एंगल C और D का मान अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा, C और D का। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एंगल A प्लस एंगल B, या इसी को बाई 2 कर दो, ये हो जाएगा एंगल A/2 प्लस एंगल हो जाएगा B/2, और ये देखो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 180 डिग्री, और ये देखो इनको कर दो उधर माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एंगल C/2 और माइनस एंगल D/2। अब कुछ करना ही नहीं है, इसका पूरा मान मिल गया कि नहीं मिल गया बताओ, मिल गया भाई। इसी पूरे का मान 180 माइनस D/2 माइनस C/2 का मान कितना,
इसी को रख दो, बस वही आ जाएगा। एंगल P इक्वल एंगल, अगर हम बात करें तो एंगल P इक्वल क्या आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B अपान 2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये मतलब प्रूविंग कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने बता दिया कि अगर आपको करना हो प्रूविंग तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार उस एंगल को लेंगे त्रिभुज वाले को, एक बार पूरे चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो उसी से हम प्रूविंग कर देंगे, वहीं से आया है ये। लेकिन आपको प्रूविंग याद करने कोई मतलब नहीं, ना ही एग्जाम में आता है, केवल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मान लो कोई चतुर्भुज दे देगा, उस चतुर्भुज के किन्हीं दो कोणों का अर्धक कर देगा। ठीक है, इस कोण को नहीं देगा, केवल इसका अर्धक कर देगा, मतलब समद्विभाजक कर देगा। ये दोनों शेष कोण दे देगा, कह देगा कि इसके समद्विभाजक से जो कोण निर्मित हो रहा है इसका मान बताओ, तो कुछ करना नहीं है, जो शेष बचेगा उन्हीं दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था चतुर्भुज में पहला। एक चतुर्भुज में और है, देखो जब कभी भी भैया कोई चतुर्भुज, मतलब कोई भी चतुर्भुज, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आयत हो, स्क्वायर हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसके ये मान लो एंगल A है, ये एंगल B है, ये C है, ये D है। ठीक है, देखो इसको आगे बढ़ा से इसका बहिष्कोण मान लेते हैं x, इसको आगे बढ़ा दो, इसका बहिष्कोण y मान लेते हैं, ये एंगल मान लेते हैं A, ये एंगल मान लेते हैं B। इसी प्रकार रहेगा। मतलब देखो चतुर्भुज हमने यहाँ पे 2 एंगल को ले लिया है, बाकी कोई भी दे देगा। हम यहाँ पे स्टेटमेंट बता दे रहे हैं, लिखना हो तो लिख लो। स्टेटमेंट यही है, जब किसी भी चतुर्भुज के किन्हीं दो, अच्छा वहाँ पे क्या था, हमने वहाँ पे इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर किया था, यहाँ बाइसेक्टर नहीं करना है आपको, केवल इतना कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे कि जब किसी चतुर्भुज में किन्हीं दो बहिष्कोणों का योगफल जो होता है वो आंतरिक जो चतुर्भुज के अंदर जो अन्य दो शेष कोण हैं उनके योगफल के बराबर होता है। सेम बात, ये चतुर्भुज है, इस कोण का बहिष्कोण ये हो गया, इस कोण का बहिष्कोण ये हो गया, तो हमने क्या कहा, बहिष्कोण का योगफल मतलब एंगल x प्लस एंगल y, बहिष्कोण का योगफल जो होगा वो अन्य दोनों कोण आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होगा, एंगल A प्लस एंगल B, ये। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात, x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ये कैसे आया, ये हमने क्या कहा, स्टेटमेंट लिखना हो तो लिख लो, किसी भी चतुर्भुज में किन्हीं दो कोणों का बहिष्कोणों का योगफल जो होता है, मतलब किन्हीं दो बहिष्कोणों का योगफल जो होता है वो चतुर्भुज के अंदर जो अन्य दोनों शेष कोण हैं उनके योगफल के बराबर होता है। मतलब आसान भाषा में समझो, चतुर्भुज है, एक बहिष्कोण ये हो गया, एक बहिष्कोण, कोई भी चतुर्भुज मतलब कोई भी कोण का बहिष्कोण, जरूरी नहीं कि यही, इसका भी बहिष्कोण ले लो, इसका भी बहिष्कोण ले लो, लेकिन बहिष्कोण के बाद जिस कोण का आप बहिष्कोण लोगे उसको छोड़ने के बाद 2 कोण और बचेंगे, तो बहिष्कोण का योगफल जो होता है वो जो दोनों अन्य कोण बचे हैं उनके योगफल के बराबर हो जाता है। ठीक है, कोई भी चतुर्भुज हो, कोई ऐसा भी हो सकता है, मतलब मान लो ऐसे कुछ बना है तो आप इसका भी बहिष्कोण ये ले लो x, इसका बहिष्कोण ये ले लो y, तब आपका बचा क्या, एक कोण ये बचा है a, ये बचा है b, तब भी आपका आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल a प्लस b। ठीक है, तो चतुर्भुज में किन्हीं भी दो जो है किसी भी दो बहिष्कोण का योगफल जो होता है अंदर जो अन्य 2 कोण बच रहे हैं उनके योगफल के बराबर होता है। ये था चतुर्भुज का दूसरा थ्योरम। ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो हमने 2 थ्योरम आज पढ़ाया है चतुर्भुज के बारे में, एक तो वही एंगल बाइसेक्टर ही पढ़ा दिया। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि अभी तक ट्रायंगल में कर रहे थे, लेकिन इसमें चतुर्भुज के 2 कोणों का एंगल बाइसेक्टर किया गया था, तो वो क्या होता था, वो अन्य जो दोनों कोण बच रहे हैं उनके योगफल का आधा होता था। कौन सा आधा होता था, जो एंगल बाइसेक्टर से निर्मित कोण था, ठीक है, वो अन्य 2 कोणों के योगफल का आधा होता था। और ये वाला बताया था कि मान लो कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज के 2 बहिष्कोणों का योगफल जो होता है वो चतुर्भुज के अन्य 2 कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये सब सीधे क्वेश्चन में काम करेंगे। ठीक है, जब कभी भी आपको क्वेश्चन पढ़ना हो तो एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। ठीक है, और समझ में भी आएगा। देखो अब थोड़ा समझो, ट्रायंगल में जितने भी कॉन्सेप्ट थे एंगल को लेकर, ठीक है, अब जब कभी भी आपका एंगल का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ा दे रहे हैं, फिलहाल इसका क्वेश्चन भी हम करा रहे हैं पीछे वीडियोज़ में, पहले पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट फिर उसका क्वेश्चन भी करा देते हैं। लेकिन आप लोग कभी भी अगर जो है चैप्टर पढ़ना, मान लो हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ट्रायंगल आपको पढ़ना है, तो ट्रायंगल पढ़ने से पहले सीधा आप उसके चैप्टर को मतलब क्वेश्चन को मत पढ़ना,
एक बार ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट को आप वीडियोज वाइज जितने भी हैं सब पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप जो है वीडियोज देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा अच्छे से, और साथ साथ में कॉन्सेप्ट आपको भी रट भी जाएगा। कि एक बार पहले पढ़ लिए हैं, ना समझ में आए ना आए, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना। चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लेना, उसके बाद चैप्टर पढ़ना। ये है एडवांस मैथ, पूरा एडवांस मैथ, पूरा कॉन्सेप्ट भरा हुआ है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एडवांस मैथ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए पहले इसको हम जो है अलग बना दे रहे हैं वीडियो। जब कभी आपको रिवाइज भी करना हो तो वीडियो खोलो, रिवाइज भी कर लो अच्छे से, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा समझो। अभी तक ट्रायंगल, मान लो कोई त्रिभुज था, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए थे अभी तक, अधिकतर देखा होगा आपने, सारे कॉन्सेप्ट को एंगल को लेके पढ़ा रहे थे, ठीक है। एंगल को मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट एंगल से रिलेटेड थे ट्रायंगल में, मतलब त्रिभुज में कोण से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने बता दिए हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे भुजा के आधार पर सॉरी, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे भुजा के आधार पे। तो भुजा के आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एरिया होगा, पेरीमीटर होगा, ठीक है। या त्रिभुज का पहचान करना तो हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। मतलब वहाँ जो है भुजा को लेकर ही बताया था हमने कि जो है किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। अंतर हमेशा छोटा होता है, ये सब बताया था पहले, ठीक है। और अब लेकिन हम जितना भी देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, एरिया के बारे में। तो हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल में कोण से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे इसके पहले वीडियोज में सब पढ़ा दिया गया है। दो और बाकी था, मतलब चतुर्भुज को लेकर, वो भी हमने पढ़ा दिया। अब जो दो वीडियो बनेगा कॉन्सेप्ट का इसके बाद, वो भुजा को लेकर बनेगा, ठीक है। तो एंगल से आपका कंप्लीट हो गया, भुजा से देखिए, साइड से देखिए। ये त्रिभुज है ए बी, ये क्या है सी, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज में शीर्ष ए के सामने की भुजा को मान लेते हैं ए, बी के सामने की भुजा को मान लेते हैं बी, सी के सामने की भुजा को मान लेते हैं स्मॉल सी, ठीक है। ये हो गया भुजा, साइड। अच्छा, ये त्रिभुज कैसा है, विषमबाहु त्रिभुज। हमने बताया था, ये हमने पहले ही पढ़ा दिया टाइप के बारे में, कि अगर दो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज की दो क्वालिटी हमने बताई थी, कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। बड़े कोण के सामने की भुजा को बड़ी भुजा कहते हैं, छोटे कोण के सामने की भुजा को छोटी भुजा कहते हैं। ये हमने पहले पढ़ाया था। समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, भुजा को लेकर जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। भुजा बराबर होगा तो कोण भी बराबर होगा, मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री, समबाहु हमने बताया था। उसके बाद में विषमबाहु क्या बताया था, जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज को लेकर ही समझेंगे। कोण ए के सामने की भुजा को ए मान लेते हैं, बी के सामने की भुजा को बी मान लेते हैं, सी के सामने की भुजा को सी मान लेते हैं। यहाँ पे मेन हमारा वो है क्षेत्रफल को लेकर, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब हम यहाँ पे एरिया को पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल के एरिया को। तो यहाँ पे हम देखो, अब यहाँ पे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला हम दे देते हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल के लिए हम एक फार्मूला देने जा रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल मतलब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस एरिया से, मतलब उस फार्मूले से आप किसी भी त्रिभुज का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको पेरीमीटर के बारे में जो जानना पड़ेगा। अच्छा, पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब चारों तरफ का माप ही परिमाप होता है। तो सेम वही चीज़, अगर हम बात करें पेरीमीटर, ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें पेरीमीटर या परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, चारों तरफ का माप, मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया परिमाप। अगर ये बात करें हम सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर या इसी को कहते हैं अर्ध परिमाप, इसको डिनोट करते हैं s से, ठीक है, s से। तो s इक्वल क्या होता है, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, तो आधा कर दो भैया, इसको याद थोड़ी ना करना है। परिमाप आपको परिमाप आप जानते हैं, ये परिमाप क्या होता है, चारों तरफ की दूरी, मतलब चारों तरफ का माप ही परिमाप कहलाता है। मतलब तीनों भुजा को हम जोड़ लिए, यहाँ पे तीन ही तो हैं, एक इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ लिए, इसको, परिमाप हो गया। अब होता है सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। तो परिमाप a प्लस बी प्लस सी था, उसका आधा कर दिया, अर्ध परिमाप आ गया। अब इसका अगर हम बात करें एरिया की, तो अगर हम बात करें एरिया या क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है अंडर रूट एस माइनस ए, डेल्टा बन रहा है देखो, एस माइनस ए एस माइनस बी
और एस माइनस सी, ठीक है। ये होता है आपका एरिया का फार्मूला। ये फार्मूला आप किसी भी ट्रायंगल पर यूज कर सकते हैं, एनी ट्रायंगल, कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो जो है कोई भी त्रिभुज हो, मेरे कहने का मतलब बस उसमें तीनों भुजा ज्ञात होनी चाहिए। भुजा ए बी सी, भाई त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं, तीनों भुजा अगर ज्ञात हैं तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी तीन भुजा अगर जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है और वो पूछ रहा है कि एरिया बताओ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो सीधा आपको चाहे कुछ आए या ना है, ये फार्मूला, इसको हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। तो ये अंडरवुड यस एस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, सीधा फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब इस फार्मूले को लगाने से पहले आपको किसका किसका ज्ञान होना चाहिए? सबसे पहले भुजा ए बी सी, तो भुजा तीनों भुजा पता होने चाहिए, हमने पहले बता दिया है। दूसरा यस पता होना चाहिए। यस क्या है? यस मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप हमने यहाँ पे निकाल के बता दिया है कि जो है भुजा के योगफल जोड़ लो तो ये परिमाप आ जाएगा, उसका आधा कर दो अर्ध परिमाप आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो, मान लो कोई ट्रायंगल है, ये ए बी सी है, ये भुजा मान लो 3 है, ये 4 है, ये 5 है, वैसे दिख रहा है विषमबाहु, ठीक है। तो इसका पहले यस ज्ञात कर लो। यस मतलब अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? 5 3 8 4 12, 12 अपॉन 2 मतलब कितना आ गया? 6 आ गया। अर्ध परिमाप आया नहीं आया? बस अब अंडर रूट क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल एस का मान कितना है? 6, और यस माइनस ए, यस माइनस ए मतलब अर्ध परिमाप में से भुजा ए कोई भी मान लो, 5 घटा 2 1 आ गया, और उसके बाद में इंटू एस माइनस बी रखो, यस माइनस बी, यस का मान 6 है, बी इसको मान लो 3 आ गया, और इंटू यस माइनस सी, तो यस 6 है और सी कितना है? 4 है, 2 आ गया, बस इसी को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे बस ऐसे ही ज्ञात करना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो आप हीरोन्स फार्मूला से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था, यहीं पे त्रिभुज के बारे में ही जान लो। इसी का एक फार्मूला और होता है, अगर हम एरिया कहें, एरिया हमको निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें ज्ञात करना है तो एक फार्मूला और बहुत जो है माना जाना फार्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू, यहीं पे नोट कर लो। मेरे कहने का मतलब जब एरिया का फार्मूला लिख ही रहे हो तो इसको भी लिख लो। अच्छा, हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट रहनी चाहिए, ठीक है। हाइट कैसे रहनी चाहिए? परपेंडिकुलर। जैसे आपका कोई भी ट्रायंगल मान लो पता है, ये एक त्रिभुज है, हम जो है बना देते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका बेस मान लो ये बी है, सी है, बेस मान लो 6 है, और इसी बेस पे हाइट पता है, ये परपेंडिकुलर हाइट मान लो 3 पता है। अब हमें कुछ करना नहीं है, केवल ये फार्मूला, एरिया क्या होता है? 1/2, बेस कितना है? 6 है, और उसी बेस पे परपेंडिकुलर हाइट 3 है, तो ये 3 9, मतलब 9 आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? तो ये फार्मूला भी आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे इसी के साथ में। एरिया का फार्मूला एक और होता है, क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब वे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, एक बात और, ऊंचाई ऐसे नहीं कि हम कोई भी ऊंचाई ले लेंगे, ठीक है, समझना ध्यान से। ऊंचाई जो बेस लेंगे उसी बेस पे हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल बन रहा है तो जो बेस लेंगे उसी बेस पे हाइट होनी चाहिए, मतलब जो बेस लेंगे उसी बेस पे हाइट अगर रहेगा तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर ये सब नहीं पता है तो सीधा, अगर तीनों भुजा पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? अंडरवुड यस एस माइनस ए यस माइनस बी एस माइनस सी। यस क्या है? सेमी पेरीमीटर है, मतलब अर्ध परिमाप है। ए बी सी क्या है? तो त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। ये था एरिया। अब एरिया को लेकर थोड़ा और यहाँ पे समझ लो हाइट को लेकर, जैसे कि हमने ये हाइट वाला समझा दिया, बाकी कल आपको समझाएंगे रिलेशन के बारे में, ठीक है। बस आज केवल हाइट देख लो इसकी। ये फार्मूला नोट कर लेना भैया। ये अर्ध परिमाप का काम खत्म हो गया। थोड़ा इस देखो, देखो थोड़ा सा, जैसे कि एरिया हमने पढ़ा दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो बताया कि जब आपको मतलब तीनों भुजा पता हो तो हीरोन्स फार्मूला से निकाल देंगे, अंडरवुड एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यस क्या है? सेमी पेरीमीटर, ठीक है, मतलब परिमाप का आधा अर्ध परिमाप है। ए बी सी क्या है? भुजा है।
एक फार्मूला एरिया ज्ञात करने का हमने और बताया, जब आपको बेस पता हो, उसी बेस पे परपेंडिकुलर हाइट अगर पता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है। अब हम देखेंगे थोड़ा ऊंचाई और उसमें ऊंचाई और भुजा में संबंध, ठीक है। तो देखो समझो, ये क्या है, अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो इस पर यही ऊंचाई होनी चाहिए, और ऊंचाई कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब मान लेते हैं h1, ठीक है। ये बेस अगर पता है हमको मान लो b, तो इस पर ऊंचाई पता होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर मान लो h2। अगर ये बेस पता है तो इस पर ऊंचाई पता होनी चाहिए परपेंडिकुलर, ये मान लेते हैं h3, ठीक है। हमने क्या कहा, जो बेस लेंगे उसी बेस पे ऊंचाई हमको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी एरिया का फार्मूला वो वाला लगेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हमने रिलेशन समझ लो, मतलब कि साइड, बाकी प्रूविंग हम क्या कराएंगे, साइड एंड किसमें, हाइट, साइड एंड हाइट में रिलेशन। तो ये जो भुजा और हाइट में रिलेशन होता है वो हमेशा व्युत्क्रमानुपात होता है। मतलब अगर हम बात करें भुजा और ये क्या हो गया, ऊंचाई, ठीक है, ये संबंध जो होता है व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। मतलब अगर हम कहें भुजा A अनुपाते B अनुपाते C, क्या है ये, भुजा है ना, भुजा ABC, तो ये होता है 1/h1, मतलब भुजा 1 पे h1 अनुपाते 1/h2 अनुपाते 1/h3। ये रिलेशन थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। ये रिलेशन देखो हमने क्या कहा, बाकी प्रूविंग हम कल करवा देंगे, ठीक है। प्रूविंग उसी फार्मूले से होगा कि ऊंचाई, भाई ऊंचाई और भुजा की बात कर रहा है, बेस इंटू हाइट 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही होता है, तो उसी पे लगेगा। अगर हम कहें भुजा और ऊंचाई में संबंध क्या होता है, तो ये व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। मतलब भुजा अनुपाते A अनुपाते B अनुपाते C जो होता है 1/h1 1/h2 1/h3। मतलब सीधे कहने का मतलब ये है कि साइड और हाइट का जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। साइड और हाइट का जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है, मतलब भुजा और ऊंचाई का रिलेशन जो होता है वो उल्टा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लो, बाकी प्रूविंग कल करवाएंगे। ये मान लो तो 3 है, ये 4 है, ये 5 है, भुजा पता है और कह दिया इसकी हाइट बताओ। मतलब अगर हम बात करें तो A और B, या अनुपात ले लो, अनुपाते B अनुपाते C, ये कितना पता है, मान लो इसी को मान लो 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5, ये पता है। मतलब भुजा का रेशियो पता है, और आपसे पूछ लिया h1 h2 h3, इसका रेशियो बताओ, बस इसी का उल्टा, उल्टा मतलब 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/5, ठीक है, ऐसे कर दो, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, अनुपात को सॉल्व करना तो आता ही होगा, चाहे जो एलसीएम लेके सॉल्व करो और चाहे यहीं पे सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये समझना ध्यान से, बस आप इतना समझो कि भुजा और ऊंचाई का अनुपात जो होता है वो उल्टा होता है, या जो रिलेशन होता है वो व्युत्क्रमानुपात का होता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके बाद में कल इसको थोड़ा हम प्रूविंग बता देंगे। उसे प्रूविंग कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि ये आया कैसे, ये जो रिलेशन आया ही आया कैसे, इसको हम कल बता देंगे, ठीक है। इसके बाद में एंगल से संबंधित सारे रिलेशन, सारे कॉन्सेप्ट त्रिभुज के हम पढ़ा चुके हैं। अब भुजा को लेके चल रहा है, तो भुजा को लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो कुछ भी होगा, इसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।